नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ वो प्रोग्राम जहां हम बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला और वो बताते हैं आपको जो कोई और बताता नहीं, क्योंकि यहाँ होती हैं वो बातें जो कहीं और होती नहीं। और मैं तो उस बात ये कहता हूं ना, कोई और वो बातें करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता जो हम लोग यहाँ कर लेते हैं। अब आज जो आपके सामने हम लोग बात करेंगे, मैं मानो साहब को मिला रहा हूँ, आज जो आपके सामने बात करने जा रहे हैं व्यूअर्स, वो क्या है? यूपी के अंदर बाबा बुलडोजर, योगी जी को बाबा बुलडोजर कहा जाने लगा। आज सवाल ये उठ रहा है, क्या बुलडोजर रुक गया? क्या बुलडोजर ने योगी जी का, मोदी जी का नुकसान कर दिया? इसकी वजह से वोट कम हो गया क्या? ये भी एक सवाल खड़ा हुआ है। तो आज इस सवाल की जरा तहें खोलेंगे, परतें खोलेंगे, देखेंगे कि इस सवाल में सच कितना है। दूसरा मुद्दा, और मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा, जब मैं कह रहा हूं बुलडोजर रुक गया तो इसके पीछे वजह है कहने की, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताने जा रहा हूं। दूसरा, आपने सुना होगा बीजेपी में जब से 4 जून को नतीजा, उसके बाद से एक शिकायत हर बार, अफसरशाही बहुत हावी है, अफसरशाही बहुत हावी है। अफसर लोग जो हैं, अधिकारी लोग मनमानी करते हैं। खासतौर पर बीजेपी के जितने कार्यकर्ता थे उनसे बहुत सारे लोगों ने खुलकर ये बातें बोली, बड़े बड़े नेताओं ने, पूर्व मंत्रियों ने खुलकर बोला। आपने वो सारे वीडियो देखे? बीजेपी की सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ता का काम नहीं होता। बीजेपी की सरकार, थाने का कार्यकर्ता थाने में घुसता, थानेदार उसकी सुनता नहीं। इस किस्म के आरोप, डीएम उसकी नहीं सुनता। वो किसी और का काम क्या करा पाएगा? वो अपना काम नहीं करा पा रहा। सार्वजनिक व्यक्ति है, और अगर वो यही नहीं करा पाएगा तो फिर काहे का नेता? और अगर नेताजी की नेतागिरी गई तो फिर वो चुनाव में कैसे काम करेगा, चुनाव में कैसे एक्टिव हो? तमाम तरीके की बातें हुई। तो ये जो अफसरशाही है, इस शब्द को थोड़ा डिकोड करेंगे। और अफसरशाही होने का मतलब क्या? ऊपर अगर योगी जैसा शक्त प्रशासक बैठे हों, उसके बाद भी कोई कहे कि अफसरशाही हावी है भाई, तो ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको मेहमानों से मिलवा रहा हूं। हमारे पहले मेहमान आज के प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हॉट सीट नंबर 1 पर बैठे हुए। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे दूसरे मेहमान, चिर परिचित आपके, डॉक्टर विक्रम सिंह, यूपी के पूर्व डीजीपी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत। अब तो शिक्षक सर जी, अब शिक्षक, चांसलर नोएडा यूनिवर्सिटी। तो सर वैसे ही मतलब शिक्षा में भी वही दाएं दाएं बद अच्छा बदनाम हो रहा है। यूपी में गुंडा राज कह लीजिए, या यूपी में जो अराजक तत्व थे उनको ब्रह्मलीन करने में कह लीजिए, या यूपी को साफ करने में कम से कम सर का बहुत बड़ा योगदान है। सर, मैं यूपी का पूर्व निवासी होने के नाते इसके लिए आपको पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हमारे साथ है शांतनु गुप्ता जी, यूपी के एक्सपर्ट हैं, कभी कभी आपके नीचे लिखूं सब मामलों के एक्सपर्ट, सब मामलों की जानकारी। तो ये है। अब मैं आता हूं जरा मुद्दे पे। देखिए साहब, क्या हुआ ये है, आज का शेर तो रह गया। अरे सर, हम इस प्रोग्राम में शेर पढ़ते हैं सर, आपके मन में कभी आ जाए प्लीज हेजिटेट मत कीजिएगा। प्रेम जी तो खैर कविता कहते ही आते हैं। तो आज का शेर किसके लिए कह रहा हूं? प्रोग्राम सुनते सुनते समझिएगा जरा, शेर किसके लिए है सर? पजल वाला शेर है। नहीं, शेर है। आप किसके लिए कहा जा रहा है प्रोग्राम में, वो हमको जानना है। फोटो यहाँ एक लगी हुई है, बुलडोजर रुक गया नीचे लिखा, ऊपर योगी जी की फोटो लगी है। शेर कह रहा है साहब, कतिल शिफाई साहब का शेर है, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। कलंदर होता है संत, सूफी संत। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। आप समझ लीजिए किसके लिए कहा गया है। कौन है समंदर, कौन है दरिया, कौन है तारा, इसको तोड़ने की बहुत कोशिश हो रही है। आज इसकी बात है। प्रेम जी के चेहरे की मुस्कान दिखा दीजिए। इस वक्त प्रेम जी पे कैमरा आ जाए किसी तरीके से। मुस्कान ने सब कह दिया। नहीं शांत नहीं कह रहे, मुस्कान ने सब कुछ कह दिया सर। तो सर, हुआ ये कि 2 कार्रवाइयों पर योगी जी ने तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। पहली कार्रवाई होने जा रही थी लखनऊ में, कुरैल नदी के आसपास जो है, जो रिवर बेड का एरिया था, उसके ऊपर करीब 2000 मकान बने हुए थे। और प्रशासन ने वहां जाकर के लाल निशान लगा दिए सब मकानों के ऊपर कि ये तो सब ध्वस्त किए जाएंगे। एलडीए के लोग होंगे, यानी कोई जो भी एजेंसी रही होगी, वो लोग योगी जी के पास पहुंचे। सारे लोग, उन्होंने उनको प्रॉब्लम बताई, अभी हम यहाँ तो बरसों से रह रहे हैं, हमारे कागज पक्के हैं, हमारा मकान इतना पुराना है। योगी जी ने कहा नथिंग डूइंग, आपका मकान नहीं गिरेगा, आप खुश होकर आश्वस्त होकर जाइए। मैं कह रहा हूँ आपसे, निश्चिंत होकर बिल्कुल खुशी घर जाइए, आपके घर को कुछ नहीं होगा। और जिसने आपके घर पर लाल निशान लगाया, मैं जरा पता करता हूँ। अब ये अधिकारी जवाब देंगे कि इन्होंने आप लोगों को भय में क्यों रखा। ये योगी जी ने पहला ऑर्डर दिया। दूसरा ऑर्डर सर, आपने भी देखा होगा, हमने इंडिया टीवी पर कई बार खबर की, आज की बात में भी, रजत जी के प्रोग्राम में भी, यूपी के अंदर बायोमेट्रिक अटेंडेंस शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए लागू कर दी गई थी गांव में, कि आप वहां जाएंगे, आप ऑफिस जब स्कूल पहुंचेंगे, टाइम पर आप पहुंचेंगे, आप अपना वीडियो
उस एक ऐप है, ऐप के जरिए आपकी तस्वीर खींचेगी, उसमें अब नोट टाइम आ जाएगा कि इतने बजे टीचर स्कूल में पहुंच गया। ऐसे ही आपको दोपहर में हाजिरी लगानी है। बहुत बवाल हुआ सर, टीचरों ने मना कर दिया, भाई ऐप, हमको ऐप चलाना नहीं आता, यहाँ सिग्नल नहीं आता, हम अगर 5 मिनट लेट हो गए तो हमारी तनख्वाह काट लोगे, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही। वो फरमान भी वापस ले लिया गया और कहा यह गया था कि यह फरमान भी किसी अफसर ने बैठ करके लखनऊ में निकाल दिया था। इसके पीछे जो डिलीजेंस होनी चाहिए थी या लोगों से सलाह मशवरा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। योगी जी ने ये फैसला भी वापस ले लिया। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, ये सब कुछ क्या इसलिए किया गया कि योगी जी को ये लग रहा है कि भाई इससे नुकसान होता है, इससे जनता नाराज होती है, इसलिए बुलडोजर को जरा थामो? क्या इसलिए किया? देखिए, आपने पहले ही बताया कि जो है संत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, और हमारे यहाँ संतों के बारे में परिकल्पना है ब्रह्मांड नायक होते हैं और करुणा निधान होते हैं। तो अब कुकरेल नदी के तट पर अगर गरीबों की बस्ती बसी है, बरसात के मौसम में जो है, ये बड़े बड़े महानगरों में भी, मैं मुंबई महानगर में अक्सर जो है अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाइयाँ मैं पिछले 30-35 वर्षों से एक पत्रकार होने के नाते देखता रहा हूँ। लेकिन जब मानसून आता है तो जिनको पता है कि अवैध है, ये इसको जाना है, कोर्ट के ऑर्डर्स भी होते हैं, तो उसको भी प्रशासन मानसून के मौसम में किसी को बेघर नहीं करना है, इस दृष्टि से निर्णय लेता है। अब ये जो नदी का मामला था, जब यही ध्यान नहीं है कि ये निर्णय लिया किसने, निशानदेही का, और अगर जनता, भाई हम लोकतंत्र में हैं किसके लिए, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। ऐसे में जन कल्याण जो है वो मुख्यमंत्री जी का जो है सबसे पहला, अगर उनका कोई प्राथमिकता है तो वो जन कल्याण है। तो उनके जब ध्यान में आई ये बात कि कुछ लोग जो हैं अवैध निर्माणों को, प्रशासन निश्चित तौर पर सख्त होना भी जो है प्रशासन का एक अंग है, लेकिन सख्ती के नाम पर अन्याय नहीं होना चाहिए। न्याय सुनिश्चित करना भी मुख्यमंत्री होने के नाते आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का दायित्व है। तो या अफसर क्या अब मनमर्जी कर लेते हैं कभी-कभी? नहीं, कई बार क्या होता है कि मुख्यमंत्री या नीचे के स्तर पर भी कुछ निर्णय ऐसे भी हो जाते हैं जो मनमानी पूर्ण होते हैं। अब जैसे सर डीजीपी थे, अब सिपाही ने किसी को डंडा मार दिया तो वो सर से पूछ कर मारेगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। ये तो कहा जाता है ना हमारे यहाँ कि आप जो है डीजी से मत डरिए, सिपाही से डरिए। डीजी तो साहब वो कानून के अनुसार जो है निर्णय लेंगे, लेकिन सिपाही जी जो है इंस्टेंट जस्टिस कर देंगे। तो जो है कई बार ये होता है, उनके पास दंड का साक्षात विधान जो है वो उन्हीं के हाथ में है। तो और इस देश में बड़े से बड़ा ऐसा कोई नेता नहीं बचा है जिसको सिपाही जी का डंडा ना पड़ा हो किसी धरना प्रदर्शन में। लेकिन यूपी में ये बात, लेकिन डीजी साहब का डंडा किसी को नहीं पड़ा होगा। मैं कह रहा हूँ यूपी में ये चर्चा हो रही है ना कि अफसरशाही नुकसान कर रही है, अफसरशाही थोड़ा ज्यादा मनमर्जी कर रही है। देखिए, एक थोड़ा चर्चा का विषय भी है और कुछ इसको विरोधी बड़े पैमाने पे बढ़ा चढ़ाकर पेश भी कर रहे हैं। चूंकि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में क्या होता था, ठेका, पट्टा, कब्जा, यही समाजवादी पार्टी का जो है कुशासन का 3 जो है वो स्तंभ था। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शासन में आने के बाद कोई किसी की जमीन कब्जा कर ले और प्रशासन मौन होकर देखता रह जाए, मुख्यमंत्री के यहाँ तक कि आपको ध्यान होगा कि अखिलेश यादव जी के शासनकाल में मुलायम सिंह यादव को सपा की बैठक में कहना पड़ा, अरे तुम लोग कब्जा करने के अलावा और भी कुछ काम करो। मुझे याद है, कौन प्लॉट कब्जा कर रहा है मुझे संभालो। आप कल्पना करिए कि योगी आदित्यनाथ जी के पास कोई जाके बताए कि भाजपा फलाना कार्यकर्ता कब्जा कर रहा है, योगी जी उस भाजपा कार्यकर्ता का जो है कोई होगा उसका समर्थन कर सकते हैं। कल्पना है ये आपको? उसको तत्काल भाजपा से निकलवा देंगे। ये व्यवस्था होगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ का कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय, व्यक्ति अंतिम, यह पंच निष्ठा का एक जो है प्रथम निष्ठा ये लेकर आता है। ठीक है सर, आज आप यहाँ पर अफसरशाही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब क्या हमारे सर क्या कहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव को सर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उससे पहले मैं सर इनसे पूछ लूं कि ये आरोप जो है कि अफसरशाही खूब चल रही है, अफसर मनमानी कर रहे हैं, अफसर सुनते नहीं किसी जब की। भी कोई कड़ा प्रशासक आता है तो करता क्या है? सबसे पहले अगर योगी आदित्यनाथ, मेरी किताब में ही पढ़ेंगे, 2017 में आके क्या करा उन्होंने कि अफसर 9 बजे ऑफिस आएगा, मैं 10 बजे उसके लैंडलाइन पर फ़ोन करूंगा तो घर के कैंप ऑफिस में नहीं बैठा होगा। अब अगर ये टीचरों को ऑनलाइन कर रहे हैं तो मैं भी टीचर को एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट मानता हूँ। हर आदमी ऑनलाइन अटेंडेंस देगा तो उसको कहा कि भाई मैं तुम्हें सारी फैसिलिटी दूंगा, उसके बाद आपको मैं अकाउंटेबल भी ठहराऊंगा। तो जब अफसर पूरा अपनी कड़ाई से काम करने लगे तो और अफसरशाही छा गई। देखिए कहने के तरीके होते हैं, अब विपक्ष उसको बड़ा कर देता है, भाई अफसर अपना काम कर रहा है। अफसरशाही का मतलब ये हुआ अफसर फैसला ले रहा है और अफसर जो फैसला ले रहा है उसके बारे में ऊपर बैठे नेताजी को या जो भी प्रशासक है, प्रशासक की जानकारी में नहीं है। अफसरशाही का मतलब ये है। नहीं देखिए, अब जैसे मान लिया बात हुई कि आपको अवैध निर्माण तोड़ने हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में करीब 2,500 करोड़ की अवैध संपत्ति, अवैध जमीनों को कब्जे में वापस लिया गया। बल्कि प्रकाश सिंह जी जो हमारे एक्स डीजीपी थे, पूर्व डीजीपी थे, उन्होंने लिखा कि आई एम सीइंग ली क्वा यू इन योगी आदित्यनाथ। ली क्वा यू का इन्होंने सिंगापुर फंसाया था और वो उनका माना ही जाता है कि वो बहुत कड़े प्रशासक थे। उन्होंने उनसे तुलना की योगी आदित्यनाथ जी की, योगी आदित्यनाथ की तुलना करी, मैंने अपनी किताब में कोट करा कि इतनी तो एक प्रकाश सिंह जैसा अच्छा पूर्व डीजीपी जब कह रहा है और आप लोगों को पता है किस तरह से जमीनें कब्जा करती, नजरुल की जमीन हड़प ली, SC/ST की जमीन हड़प ली, किसानों की जमीन हड़प ली, सरकारी जमीन उस पर बंगले बने हुए हैं। तो ये बुलडोजर बिल्कुल नहीं रुका है, ये बुलडोजर बिल्कुल चल रहा है। पिछले हफ्ते, अगले हफ्ते, आज भी कोई बुलडोजर की कार्रवाई होंगे। हमने लखनऊ की घटना जहां पे नहीं अभी हुई थी ना 15 जुलाई को 165 बिल्कुल 614 मकान अकबरपुर में अवैध है। यहाँ पे वही तो संज्ञान में बंदे आया, के ऊपर। यहाँ पे संज्ञान में आया कि अति उत्साह में या किसी गलत जानकारी के कारण कुछ गलत घर चिन्हित हो गए, उनको वापस ले लिया। क्या ये सेंटिमेंट है कि ये बुलडोजर की कार्रवाई से लोगों में नाराजगी हो बिल्कुल नाराजगी नहीं। जब अतीक अहमद का घर टूटता है, जब मुख्तार अंसारी के बड़े बड़े बंगले टूटते हैं जो गरीबों की जमीन पे बने हैं, जब आजम खां, जो अब तो पता लगा कि वो नेता कम थे, भूमाफिया ज्यादा थे, इतनी तो किसी अतीक अहमद ने जितनी जमीन नहीं हड़पाई। तो जब उनसे जमीन निकलती है तो किसी को, बल्कि आपको पता जो प्रयाग में अतीक अहमद की जमीन तोड़ी गई, उस पर घर बना के गरीबों को दिए गए। नहीं, वो मैं जानता हूं। तो इसलिए किसी को दिक्कत नहीं है, किसी गरीब व्यक्ति को योगी कोई सरकार दिक्कत डिफेंसिव नहीं है, बिल्कुल डिफेंसिव। उन्होंने कहा भी कि आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं, फ्रंट फुट पे खेलिए। अभी के भाषण में बोला भी उन्होंने, कोई डिफेंसिव होने की, बैक फुट पे आने की कोई जरूरत नहीं। देखिए क्योंकि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि आप सेवा का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। जो जाति के नाम पे इधर तिगड़म लगा के चुनाव जीते, उसको बैक फुट पे आने की सर अब इस शब्द का मतलब क्या है? अफसरशाही का मतलब क्या? अफसरशाही का मतलब यह होता है कि निर्द्वंद होकर के बिल्कुल अपने मनमाने तरीके से काम करना, बिना निरंकुश होकर काम करना, उसको अफसरशाही कहते हैं। निरंकुश होकर जो काम, निरंकुश होकर काम करें, निर्भीक होकर नहीं, निरंकुश होकर। अब मैं आपको बताऊं जो आरोप है प्रमुख साहब, CUG फोन नहीं उठाते हैं। मैंने खुद 10 जगह फोन किया, 10 SP, 10 एक DM ने, एक SSP ने फोन उठाया। नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं, मेरा नंबर उनमें फिट नहीं। ये अपना पर्सनल अनुभव बता रहे हैं? जी हाँ, मैं अभी बता रहा हूं, लोगों ने कहा। दूसरी चीज, छोटे छोटे काम है, जायज काम है, वही है जैसे हम लोगों की ट्रेनिंग DNA में है, जायज काम रुकेगा नहीं और नाजायज काम होगा नहीं। अब मैं जाके कह दूं कि भाई हमारे 3 लाइसेंसेस बनवा दो, एक आदमी जो है 25 आर्म्स एक्ट में बंद, उसको छोड़वा दो। कैसे छोड़वा दें? हम इसी बात की तनख्वाह लेते हैं कि हम जो अंदर गया है वो अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं आने वाला, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। अब अगर हम जाके जायज़ बात कहें, वो ना हो, तब तो आप बात कह दीजिए कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं। पहले आप देख लीजिए आपके काम हैं क्या, जायज़ हैं कि नाजायज़ हैं। आप जाकर के जितने भी चालानशुदा गाड़ियाँ उनको छुड़वाना चाहते हैं, आप जिन लोगों को नज़रबंद किया गया है, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर लगा है, आप चाहते हैं उनके केसेस हल्के कर दिए जाएं। ये कैसे हो जाए? इस किस्म की सिफारिशें कोई नहीं सुनते यूपी में अब। कोई नहीं सुनता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम नहीं सुनेंगे, चाहे नेता ने कहा, MLA ने कहा, MP ने कहा, हमारी पूरी रक्षा शासन प्रशासन करेगा, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। पहले क्या था, उल्टा, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। इसलिए आदमी बहुत भयाक्रांत रहता कि भाई ये कहीं ऐसा ना हो, किसी लेवल का नेता और गैंगस्टर तो लगता ही है, और बाद में मालूम पड़ा कि साहब लेने की देने पड़ गए थे। तो सौरभ जी इस चीज को आप देख लें, बुलडोजर न रुका था और बहुत हर्ष है लोगों में। आपको मैं बता दूं, जो सामान्य व्यक्ति जो कानून मानता है वो बहुत खुश है बुलडोजर से, और दुखी कौन है बुलडोजर से? जिन्होंने नाजायज अट्टालिकाएं बनानी है, नाजायज कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए, उनके अंदर तो वो भयाक्रांत होंगे ही, और होना भी चाहिए। लेकिन वो आदमी कैसा भी हो, वोट तो उसके पास भी है, एक वोट तो उसके पास भी है, और नेता को चाहिए तो वोट ही। ये आपको चयन आपको करना है कि आई मे विन और लूज, माई कंट्री शुड नॉट। मैं हारूं जीतूं, मेरा देश कभी ना हारे। इसके लिए आपको निर्णय करना होगा और कुछ व्यवस्था ऐसी करनी होगी। आप देख लें कि जिन जगहों की आप बात कर रहे हैं वहां कटिया डाल करके नाजायज चोरी से बिजली की जाती। साहब हमारे साथ तो बड़ी हकतलफी हो रही है। क्या हाल जी साहब, हमारी बिजली काट दी गई,
कि बिजली आप 10 साल से ले रहे हैं, कि आप कहते हैं मैं डकैती 10 साल से डाल रहा था, अब मैं अभी मुझे डकैती डालने से रोका जा रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है मेरे रोजगार साथ। छीन ये लिया। कौन सी बात हुई? डकैती डाल के मैंने मकान और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिया, अब मेरा गिराया जा रहा है। आपने डकैती से जो खड़ा किया है, ये दरअसल लूट की संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है, ये राष्ट्र के पास वापस जाना है। लेकिन आपने वोट की बात की, वही घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये निर्णय, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मेरा तो सीधा हिसाब है गुरखा माइंड का, ये उचित है, ये अनुचित है, ये लीगल है, ये इलीगल है। तो आपके मुताबिक यूपी का सिविल सर्वेंट, यूपी की पुलिस सेवा में शामिल जितने लोग, सब राइट टाइम है इस वक्त? इस वक्त हर आदमी खुश है। मैं भी कहता हूं काश मुझको भी ऐसा अवसर मिलता कि बिल्कुल आप सही काम करने के लिए पूरी स्वायत्ता आपको, जिसको ये बड़ी बात है कि एक अफसर से आ रही है कि स्वायत्ता है। मुझे लेना देना क्या है, मैं तो गोल्डन ईयर्स में कब वेटिंग लाउंज में बैठा हूं, एयरपोर्ट के कब फ्लाइट आ जाए मुझे मालूम नहीं, लेकिन लेकिन मुझे किसी से कुछ प्राप्त नहीं करना है, देश से और अपने प्रदेश के भले के लिए। एक मैं कंपैरिजन चाहता हूं आपसे। आपने क्योंकि 40 साल दिए देश को, तो इस सरकार में और पीछे किसी सरकार में जब आपने काम किया हो, तब क्या होता था? अखिलेश जी के समय में रहे, मायावती जी के समय मैं में सब में रहे, रहा हूं। ये अंतर मान क्या के है? चलिए, एमएलए एमपी तो बहुत बड़ी चीज होती थी। छोट भैया भी आके कहता था कि हम भैया के यहाँ से आए हैं, या उनके यहाँ से आए हैं, या उनके यहाँ से आए हैं, तो आदमी कुर्सी से खड़े होकर के फोन से बात करता था। अच्छा, और भी कहीं से अगर फोन आ जाए तो पहले बाथरूम जाता था, फिर फोन रिटर्न करता था कॉल। तो सौरभ जी, वो जमाने, कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। अब उसको मालूम अगर मैं सही हूं, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, और अगर मैं गलत हूं तो मैं बचूंगा भी नहीं। कोई मुझे, शंकर जी भी नहीं बचा पाएंगे, और शांतनु जी भी नहीं बता पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा, आप भी नहीं बचा पाएंगे। नहीं, अगर कोई आदमी आ गया कि कोई कुछ काम कराने के लिए और ले रहा है किसी नेताजी का नाम, क्यों नहीं, हमें फलाने नेताजी ने भेजा है, या हमको फलाने मंत्री जी ने भेजा है, उनकी सिफारिश आज की तारीख में जायज होगा तो लंच पे उठने से पहले कर दूंगा, उनका जायज ना हो का तो मंत्री कहेगा मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा हूं। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये कार्य संस्कृति में जो परिवर्तन आया है सौरभ जी, ये अब आया है। ये आपने खुद एक्सपीरियंस किया है? मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैं तो रोज बात करता हूं। सब हमारे ट्रेनीज हैं, सब हमारे छोटे भाई बहन हैं, बेटे बेटियां हैं। बता के साहब, अब हम लोग भयाक्रांत नहीं है। प्रिंसिपल स्टैंड एक होता है कैरेक्टर रोल में, इज ही केपेबल ऑफ टेकिंग प्रिंसिपल स्टैंड? क्या नैतिक स्तर स्टैंड ले सकता है? तो अब प्रिंसिपल स्टैंड लेने में पूरा बल मिलता है, शासन प्रशासन का सहयोग मिलता है। तो सौरभ जी, अब लोग कहते हैं कार्य संस्कृति में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है वो बहुत अच्छा है। और आप कह रहे हैं काश मैं भी ऐसे शासन में काम कर रहा होता। मैं कह रहा हूं इसको, काश मुझको भी ऐसा वातावरण मिलता काम करने का। तो ये तो बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है योगी जी के लिए। लेकिन जो आपने बताया ना कि भाई कोई आ जाता है तो काम अगर जायज है तो कर देंगे, नहीं है तो फिर मंत्री जी से बोल देंगे भाई नहीं हो पाएगा। लेकिन वो जो सार्वजनिक जीवन में है वही लोग ये काम करवाते हैं ना, हमारे आपके पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई गलत या नाजायज बातें लेकर के जाते होंगे, हमारे जैसे लोगों की कोई सिफारिश लेकर के जाता होगा, भैया इनका एक सर्टिफिकेट बनना है, जरा देख लीजिएगा, भैया इनका ये होना है देख लीजिएगा, इसका जरा स्कॉलरशिप का देख लीजिएगा। इसी टाइप की चीजें होती हैं। इसलिए हो सकता है इससे कभी कभी कुछ बड़ी चीजें हो। आपके लोग ये शिकायत कर रहे हैं हमारे ही काम नहीं होते, ये तो आप जानते हैं ना खुले तौर पे। कुछ देखिए, कुछ लोगों की शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश की शिकायतें नहीं हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ठेके पट्टे के कारोबार में कब मैं ठेके पट्टे की बात नहीं कर रहा सर, मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं उसी पर आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जायज काम लेकर ही जाता है। हाँ, कई बार ऐसे कुछ अधिकारी नीचे के स्तर पर हों जिनके बहुत सारे लोगों के जो है अपने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध की चिंतन वाले अधिकारी भी हैं, और कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें अपमानजनक व्यवहार भी हुआ है। तो ऐसे जो अपमानजनक व्यवहार हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ पाया गया है वो कार्रवाई के पात्र है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है जायज काम लेकर ही जाता है। लेकिन अफसरों का ऐसा बर्ताव ये रैम्पेंट नहीं है आप कह रहे हैं? ये इन जनरल नहीं है। देखिए, इन जनरल तो आपको अचानक चुनाव के बाद क्यों चर्चा शुरू हो गई साहब? एग्जैक्टली, क्योंकि उसके पहले फिर तो देखिए, हम जो है, हम विधानसभा का चुनाव, हम 2014 का लोकसभा चुनाव जीतते हैं, उसके बाद विधानसभा का चुनाव जीतते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद हम जितनी नगर निगम है उसके चुनाव जीतते हैं, सारे जिला परिषद जीतते हैं, फिर हम विधानसभा जीतते हैं, और लोकसभा में भी जिसको कह रहे कि हम हार गए हैं साहब, वो 37 पाए हैं अभी, और हम 33 हैं। मैं आपको 3 और हम 73 थे, तब भी इतने अहंकार में नहीं थे। सही है, सही। मैं आपको तीन उदाहरण देता हूँ। आपके एक बहुत सीनियर कार्यकर्ता और मंत्री हैं मोती सिंह जी, यूपी के। वो कार्यकर्ताओं से क्या कह रहे थे? इस तिलक का सम्मान होना चाहिए, इस तिलक का सम्मान होना चाहिए। कार्यकर्ता केवल यही चाहता है, सम्मान मिले।
उन्होंने ये कहा। अभी मेरे हाथ में देखिए साहब, ये संजय निषाद है, निषाद पार्टी के आपके सहयोगी मंत्री हैं योगी जी की सरकार में। ये कह रहे हैं यूपी में बुलडोजर से नाराजगी है, घरों पर बुलडोजर चलाओगे तो वोट कहाँ से मिलेगा, एक बात। और दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे अधिकारी अभी भी हैं जो मायावती और अखिलेश यादव के समर्थक हैं। वो पीछे उनके पंजा लगा हुआ है, नहीं तो साइकिल लगी हुई है, नहीं तो वो लाल हाथी चिपका हुआ है, वो अभी ये कह रहे हैं। और मैं अपनी इनका छोड़िए, आपके राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेशनल लेवल के एक नेता इसी प्रोग्राम में आए, इसी कुर्सी पर बैठे थे, इस पर सर बैठे हैं। वो क्या बोल के गए पता है आपको? उन्होंने कहा आप वेस्टर्न यूपी में जाइए, थाने में घुसिए, आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ योगी की सरकार है। वहां सपा का नेता अंदर जाकर के अपने काम सारे करा लेगा, मैं जाऊंगा तो कोई काम नहीं करा सकता। नहीं, अगर ऐसा कोई कर रहा है और किसी के पास प्रमाण है तो भाई किसी भी सपा का नेता का काम क्यों होगा और भाजपा का नेता का काम क्यों नहीं होगा? ये आप ही के लोग कह रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा उसका अनुभव है तो उसको जो है निश्चित तौर पर अपने वरिष्ठों के संज्ञान में ऐसी चीजें लानी चाहिए जो हमारे वरिष्ठ जो हैं, वो जो संगठन के लोग हैं, वो सरकार के लोगों के निगाह में लाएंगे और कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। और वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अचानक चुनाव के बाद जो है ना, ये सब चर्चाओं को बहुत जोर जो दिया ऐसा गया भी तो हो सकता है ना सर, कई बार मान लीजिए योगी जी शख्स से भी है, योगी जी ने का डायरेक्टिव हो किसी के दिमाग में नहीं आना है, कोई सिफारिश लेकर के आया, अगर तुम नहीं कर सकते हो मत करना, कोई अगर मेरा भी नाम ले तो मत करना, मैं मान लीजिए बिल्कुल सही, यही बात फॉर है एग्जाम्पल जी। अगर ये कहा गया है, अब उसके बाद अगर इनका कोई कार्यकर्ता जा रहा है, छोटा कार्यकर्ता, अब कोई अपना कोई मामूली सा काम लेकर के गया है, अब अंदर बैठे अफसर ने कह दिया तुम कोई भी कुछ किसी की सिफारिश ले आओ, काम नहीं होगा, ऑर्डर है, हो सकता है ना ये भी। मैं अपने राजनीतिक मित्रों का बड़ा सम्मान करता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ मैं 2-3 बातें कहूंगा, बुरा न माने। सबसे पहली चीज, जब नेता हारने लगता है तो उसका ठीकरा फोड़ता है शासन और पुलिस के ऊपर। कैसे? जनसभा बुलाई कि साहब हम 10 लाख लाएंगे, वहां आए 5000 आदमी, उनका साहब हम तो ले आए थे, बाहर अपार भीड़ जुटी हुई है, पुलिस वालों ने बैरियर लगा लगा के रोक दिया है। हमको उनको ये नहीं मालूम था कि हमारे पास ड्रोन भी है, हेलीकॉप्टर भी है। हमने यही कहा, मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ, हेलीकॉप्टर पे जाके देखे 5 आदमी नहीं है, नेताजी बिल्कुल चले हुए कारतूस हैं, इनके पास 5 आदमी नहीं है। अब ठीक रहा, हमारे सर पे फोड़ रहे हैं कि जनसभा, इनकी अपार भीड़, समुद्र तैयार था, लेकिन हमने रोक दिया। एक चीज। दूसरी चीज मैंने वही कहा, जायज काम ले आइए, लंच पे तभी उठूंगा जब आपका काम हो जाएगा। नाजायज है तो नाजायज काम करना छोड़ दे नेताजी, मैं उधर देखता भी नहीं, ठीक है। और आज के वातावरण में योगी जी के तो बिल्कुल ही नहीं। तीसरी चीज, आप जो ये कह रहे हैं ना, ये हारे हुए नेता का डीएनए होता है जो इस तरीके के आरोप लगाता है। अच्छा। कभी भी विजेता ऐसी बात नहीं करता है। जो हारा हुआ नेता होता है वो इस तरीके की नकारात्मक डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है। जब मालूम है तुम्हारी पब्लिक रैली फेल हो रही है, तुम कह पुलिस वालों ने रोक दिया, हमारे जायज काम नहीं होते हैं, हम तो बैठे हैं भैया। और थाना कोई आपका आकाश तो नहीं कि उसको थाना नहीं सुन रहा तो सीओ के पास जाइए, सीओ नहीं तो एडिशनल एसपी के पास जाइए, नहीं तो एसपी के पास जाइए, डीआईजी। लेकिन अगर सब मिल चुके हैं समाजवादी पार्टी से, किसी अन्य विरोधी दल से, ये मैं मानने को तैयार। लेकिन अफसरों के अंदर पॉलिटिकल पैटर्नेज होती है क्या? मतलब कि वो लोग कुछ अटैच हो जाते हैं किसी पार्टी के साथ, कैसा होता है? मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे सबसे बड़े मधुर संबंध है, लेकिन बात ही नहीं सर। राजनीतिक महत्वाकांक्षा 99% में नहीं होती है। अब जरूर थोड़ी बहुत आने लगी है कि दूरगामी भविष्य के प्रति आदमी थोड़ा जागरूक होता जा रहा है, तो हो सकता है कोई महत्वाकांक्षा हो। लेकिन आज आप ये बता दें कि 0.01% को छोड़ के राजनीति से किसी ब्यूरोक्रेट को कोई बहुत ज्यादा लाभ मिला है? तो मेरा तो परामर्श ये होगा कि आप जिसके लिए सर्विस में आए, 40 साल दिया है, अब आप उसके संस्मरण लिखें, उसके ऊपर व्याख्यान दें, लेकिन राजनीति आपके बस का नहीं है, क्योंकि राजनीति का एक अलग डीएनए होता है, वो जो आप खो चुके हैं, आप म्यूटेशन हो चुके हैं। अब जब म्यूटेशन हो चुके हैं तो अब ये पासी कढ़ी में उबाल आने का कोई औचित्य नहीं है, आप कर नहीं पाएंगे राजनीति। नहीं, लेकिन अब एक अफसर या एक पुलिस वाला किसी एक दल के प्रति सॉफ्ट, किसी एक पक्ष के प्रति सॉफ्ट, किसी के प्रति हार्श, ऐसा तो हो सकता है। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी मैं कह दूं नहीं होती तो वो गलत होगा, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, लेकिन वो भी अपवाद के रूप में है। आधा परसेंट इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है, चाहे जातीयता के आधार पे, व्यक्तिगत झुकाव को लेकर के। कोई आदमी वैक्यूम में काम थोड़ी करता है, कुछ एक इकोसिस्टम रहता है, उसके प्रति थोड़ा जो 5% का उसके हाथ में डिस्क्रिशन है, अगर किसी दल या किसी व्यक्ति को दे रहा है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। आपने भी जाति वाली बात भी कही जी, वो उससे भी इन्फ्लुएंस होता है अफसर कभी कभी अपवाद स्वरूप। हालांकि उम्मीद ये की जाती है कि ब्यूरोक्रेट जो है और सरकारी अफसर जातीयता से, धर्म से, संप्रदाय से ऊपर उठ चुका है, लेकिन कह देना आसान है, होता नहीं है। और जो मिसाल मैंने आपके सामने की, एक बहुत अच्छा ब्यूरोक्रेट है, देश में विदेश में जिसका नाम है, राजनीति में आता है,
अपना तो सुपड़ा साफ होता ही, वो पूरी पार्टी का भी सुपड़ा साफ कर देता है। तो सोच समझ के राजनीति में जाना चाहिए। नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन होशियार को इशारा काफी है। आप कुछ समझ पाए किसकी बात कर रहे हैं? देखिए वो तो अब जनता समझ जाएगी। देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपने बीच में अरे, समझ गए तो बता शिक्षा की बात नाम करी। लेना ठीक नहीं है। जब भी कोई बड़ा रिफॉर्म आता है तो वो जनता में स्टार्टिंग में एक दिक्कत लाता है। जैसे आपको पता हो उत्तर प्रदेश में जो पीडीएस की व्यवस्था है वो बहुत सुचारू हो चुकी है। 80,000 पॉस हैं, सबको जब आप सबको थंब पे लेके आए 14 करोड़ लोगों को, तो जितने ये 80,000 कोटेदार हम लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, उनको बहुत दिक्कत हुई। ये टीचर वाले मामले में है। टीचर वाले मामले में क्या है, ये अटेंडेंस पहले भी थी, 1 साल पहले थी, तो टीचरों का हम अपने मोबाइल से क्यों करें, तो शासन ने सबको एक लैपटॉप एक टैब सीनियर स्कूल पर लागू हो चुकी नहीं, है। अभी हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं। प्राइमरी 1 से 8 1 से 8 है। जनसंख्या तो वही है प्राइमरी इसकी में। मैं इसके बताता हूँ इसकी जनसंख्या कितनी है। इसमें 1.5 लाख स्कूल हैं, 2 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं और करीब 4 लाख शिक्षक हैं और 1.5 लाख शिक्षाकर्मी हैं। और इनकी सैलरी सबकी मिला के कितनी है साल की? 50,000 करोड़। जिसको मैं 50,000 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, उससे कि ये नहीं कह सकता कि तुम समय से कब आ रहे हो और कब जा रहे हो। और कौन से प्राइवेट स्कूल में, एक बात बताइए, कौन से प्राइवेट स्कूल में अटेंडेंस नहीं होती? कौन जिनमें साहब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए, उनके बच्चे सीएमएस में गए, उसमें अटेंडेंस नहीं होती, उसमें टाइम टेबल नहीं होता। पूरा 8 बजे को एक बार कि 8 बजे ये विषय पढ़ाया जाएगा। अब लॉजिकल माइंड से या कोई भी ऐसा आदमी होगा जो चाहता होगा कि हमारे देश की व्यवस्था सुधरे, उसको इससे एतराज हो ही नहीं सकता। किसी को एतराज नहीं है। इन स्कूलों में 70% SC ST बच्चे पढ़ते हैं, ओबीसी बच्चे पढ़ते हैं इन स्कूलों में। शांतनु, सरकार ने फैसला क्यों नहीं वापस लिया? वापस नहीं लिया है। उन्होंने कहा शिक्षक संघ से बात करेंगे, एक महीने दोबारा से होल्ड नहीं करा। देखिए वो होल्ड कर लिया है। मैं बताता हूँ, वो जो ऐप है उसमें 12 अलग अलग फैसिलिटीज है। मैं उस ऐप को खुद देख चुका हूँ। उसमें MDM का डेटा भी डाला जाता है, उसमें टीचर अपनी अटेंडेंस भी डालता है, उसमें टीचर अपनी जो बच्चों की लर्निंग आउटकम है वो भी डालता है, टीचर अपनी छुट्टी भी वहीं से अप्लाई करता है। वो सारे मॉड्यूल चल रहे हैं, बस अटेंडेंस का मॉड्यूल जो है उसमें कई मॉड्यूल्स हैं। उसमें आपने तो ऐप देखा, मैंने तो उन टीचरों की बातें सुनी है जो हमारे यहाँ पर आती हैं, जो बाइट्स वगैरह आती हैं, बयान आते हैं, वो बड़े नाराज हैं। तो ये फैसला प्रशासन ने रोक दिया और अब ये इसका भी ठीक रहा सर। वैसे बाय दी वे किसी ब्यूरोक्रेट के सरी फोड़ने की तैयारी हो रही है कि ये आदेश निकाला किसने था। ठीक, तो कहना ये कि अब क्या योगी जी को ये लगने लगा है या बीजेपी को ये लगने लगा है कि भाई अच्छे काम भी अगर एक बार मतलब ठोक के अगर कर दोगे तो नाराजगी हो सकती है। ये भी इसका भी माहौल बनाओ पहले लोगों के बीच में जाकर के। देखिए सौरभ जी, क्या हुआ इस देश में जो है जनतंत्र को ओट तंत्र में तब्दील करने का काम हुआ है लंबे समय तक, कि सिर्फ किसी तरह चुनाव जीतो और चुनाव जीतने के लिए काम करो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस परंपरा को परिवर्तित किया है। वो गुजरात से लेकर केंद्र सरकार तक उन्होंने तय किया कि हम जन कल्याण के लिए काम करेंगे, वोट अपने आप आएंगे उस जन कल्याणकारी कार्यों से। और योगी जी आदरणीय मोदी जी के उसी मॉडल को जो है आत्मसात करके उत्तर प्रदेश में उन्होंने वोट की फसल लहलाती हुई काटने की बजाय जन कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। अब जन कल्याणकारी निर्णयों को लेते समय कई बार आपत्तियां होती, जैसे गुजरात का मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब आदरणीय मोदी जी ने जो है बिजली के क्षेत्र में उन्होंने जब वहां कार्य शुरू किया ना, गुजरात में इतना भयंकर आक्रोश था, लोगों ने कहा कि ये मोदी जी तो लौट कर आएंगे ही नहीं, बिजली के मुद्दे पे हार जाएंगे, बिजली के मुद्दे पे ही हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिजली 24 घंटे चाहिए तो बिल देना पड़ेगा। उन्होंने कहा बिल देना पड़ेगा और कठोर कार्रवाइयां करवाई और 24 घंटे बिजली दूंगा। 24 घंटे बिजली दी। जब वो 1.5 साल जब बीता तो गुजरात जो है वो मोदी जी के पीछे खड़ा हो गया, बिजली कठिया चोरों के विरुद्ध खड़ा हो गया गुजरात। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी जब आप कोई रिफॉर्म ले आते हैं ना, तो रिफॉर्म को कहना बहुत आसान है, क्रियान्वित करने में कठिनाइयां होती हैं। हम लोग भी, मैं पत्रकार रहा हूं, हमारे कार्यालय में जो पहली बार जो है लगाया कि आपको बायोमेट्रिक करना पड़ेगा दिल दुखा। तो मेरा सारा स्टाफ आके मेरे पास बैठ गया था कि आप क्या करवा रहे हैं। और सौरभ जी मैं एक बात कहूंगा, ये सब जगह जिस संस्थान में आता है ना, सहजता से इसको स्वीकारा नहीं जाता है, लेकिन जब ये रिफॉर्म आ जाता है तो कालांतर में वही लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। सौरभ जी मैं एक बात कहूंगा, आपने टीचरों की बाइट ली, एक बार 10 उन अभिभावकों की, मैंने आपको कहा ये जो 2 करोड़ बच्चे हैं इनके करीब 1 करोड़ अभिभावक हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कैश ट्रांसफर होता है तो नंबर पता है। उनसे पूछिए कि क्या और ये SC ST 70% SC ST OBC हैं जिनके खिलाफ अखिलेश यादव बोल रहे हैं।
आप उनसे एक बार पूछिए अभिभावकों से, पेरेंट्स से, कि क्या जिस स्कूल में आपके बच्चे जाते हैं उसके टीचर्स की टाइम पे अटेंडेंस होनी चाहिए? क्या वो टाइम पे आए, टाइम पे जाएं? ये कितना गलत कर रहे हैं आप, ये भी बाइट लीजिए। नहीं, मैं सहमत हूं। नहीं, आप पेरेंट्स से बाइट लीजिए ना, आप वो भी दिखाइए। मैं समझिए, आप पेरेंट्स की बाइट जरूर लीजिए। तो बड़े खुश होंगे कि एक बार लीजिए ना बाइट, टाइम पर। बिल्कुल बाइट जरूर लीजिए। मैं करवाता हूं, क्योंकि टीचर की बाइट बहुत आई है, पेरेंट की टीचर 5 लाख है, पेरेंट 1 करोड़। आपका सुझाव अच्छा है, रिकॉर्ड पे आ गए, इसको इस काम को हम करवा देंगे। क्रियान्वयन शिथिल हो सकता, स्थगित नहीं होगा, बस इतना ध्यान कर रख लीजिए। अच्छा, रिफॉर्म रुकेगा नहीं? बिल्कुल नहीं रुकेगा, रुकना भी नहीं चाहिए। रुकना भी नहीं चाहिए। वो जो देखिए नकल अरे अभी आपने कहा कि जब आप रिफॉर्म करते हैं हाँ। तो वोटर का वोट अपने आप पीछे आकर खड़ा हो जाता है। निश्चित तौर पर, तो जब उसको अंततः कल्याण उसको मिलता है ना। तो यूपी में क्यों नहीं आया वोट आपको? भाई अभी यूपी के वोट का एक कारण क्या, रिफॉर्म उसका कारण है कि यूपी से भाई आपने जो है एआई के माध्यम से दुष्प्रचार कराया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, और ये अमित शाह जी का एआई का वीडियो आपके भी ध्यान में आया? बिल्कुल। चलाया कि नहीं चलाया? गांव गांव जाके फॉर्म भरवाए एनजीओ से, 8,500 रुपए आपके अकाउंट में खटाखट आ जाएगा। और आप ही, मेरा आरोप नहीं है, इंडिया टीवी ने खबर बाकायदा चलाई कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यालय के बाहर बुर्काधारी महिलाएं बड़ी संख्या में आके खड़ी हो गई। अमित शाह जी का वीडियो काट के चलाया, तो आप अफवाहें चलाकर जो है, और मोदी जी का वीडियो ऐसे ही चलाया। आप काट की हांडी चला ली, आप चढ़ा ली एक बार। और एक चीज और ध्यान रखिएगा सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक उत्कर्ष हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर होता है, और विपक्ष हमेशा जातिवाद को आगे लाकर उसको निपटाना चाहता है। 91 में हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में आए थे, 93 में जातिवाद खड़ा करके मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम किया गया। और फिर तो कुछ लोगों को लगा कि नहीं, भाजपा में जातियों की राजनीति आवश्यक है, और वो जातियों की राजनीति में नीचे लाया, जातियों की राजनीति में। आज भी वही प्रयास हो रहा है, जाति के विरुद्ध जाति को खड़ा करके। कुछ लोग समझ रहे हैं कि अब हिंदुत्व को, लेकिन हिंदुत्व जो है जातियों में विभाजित होकर पराजित होने के लिए अभिशप्त नहीं है। आपको पता है कुछ विश्लेषकों ने क्या निष्कर्ष निकाला अभी बिल्कुल इसी बात पर, जो आपने कहा कि बीजेपी वही सामने वाला जो जाति की राजनीति कर रहा था, जैसे आपने कहा, उसने हमारी राष्ट्रवाद की नीति को कई बार नुकसान पहुंचाया। आज बीजेपी उस जातिवाद की काट अपने जातिवाद से करने में लग गई। नहीं, बिल्कुल बीजेपी जातियों में भरोसा नहीं, लेकिन सारे जातियों का कल्याण हो, यह निश्चित तौर पर हमारा हर जाति हमारे साथ हो, वो हिंदुत्व के अम्ब्रेला में रहे और राष्ट्रवाद के लिए काम हो, राष्ट्र का जो है उत्कर्ष हो। अब देखिए जो है, लोग चाहेंगे ना कि हमारे जो है मोदी जी जो हैं वो हिंदुत्व के चेहरे, उनको अगर हम जाति में कर दें तो छोटे हो जाएंगे। योगी जी हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं, उनको किसी जाति का नेता बना दें तो छोटा हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, उनके विरुद्ध अन्य जातियां खड़ी हो जाएंगी। तो ये विपक्षी तो चाहेंगे। आपको ध्यान होगा विधानसभा चुनाव के समय अखिलेश यादव क्या कह रहे थे, सिर्फ ठाकुरों की सरकार है। ये कार्ड खेला था कि नहीं खेला था? खेला था कि नहीं खेला था? पूछूंगा भी कितना सही है। और ये जो है साधुओं की जाति ढूंढ रहे थे आप, संत है वो, साधुओं कोई जाति नहीं थी। फिर उनसे योगी जी से इंटरव्यू किया गया, योगी जी से कहा कि भाई आप राजपूत हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं जन्म से हूं और मुझे गौरव है इस बात का। तो अखिलेश ने फिर कहा देखो 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 जाति की बात कर रहे हैं। तो हमको पूछना पड़ा, हो सकता है अखिलेश यादव जो है उनको अपने जिस जाति में जन्म लिया है उस पर गौरव का बोध ना हो, खुद को अखिलुद्दीन करना चाह रहे हो। मैं जिस परिवार में, जिस कुल में, जिस गोत्र में जन्मा हूँ, मुझे उस पर गौरव होना चाहिए। अरे उन्होंने ये भी कहा था हर किसी को अपनी जाति पर गौरव होना चाहिए। सर, ये आरोप कुछ सच बातें हैं क्या? आप ठाकुरों की सरकार है? अनर्गल। मैं एक स्टूडियो में गया था, आप ही की तरफ बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे, अब दिवंगत हो गए हैं। उनका आप बहुत लेट, जल्दी रिटायर हो गए, आपको दरअसल अब सेवा में होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? मैं एज डीजीपी रिटायर हुआ, सबसे लंबा कार्यकाल था, और अभी जितने डीजीज हुए हैं उसमें कोई ठाकुर हुआ हो तो बता दो, एक ओपी सिंह को छोड़ करके। अब अगर ठाकुर है, सीनियर है, क्राइटेरियन है, क्यों नहीं बनेगा? तो क्यों नहीं बनेगा? वो तो बनेगा ही। लेकिन बाकी सारी पोस्ट आप देख लीजिए, कहीं फेवरेटिज्म की अगर आपको बू आ रही है, आरोप लगाना सबसे अच्छा है। और इससे पहले जो इनके अखिलेश जी कहते हैं यादवों की सरकार या मुलायम सिंह के लिए, वो आरोप सही था? अरे जो शाश्वत सत्य है, जिसके बारे में प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, आप ये देखें कि कोई कहीं थाना सेक्टर 20 यहीं नोएडा में आप बैठे हैं, एक इंस्पेक्टर था, हमारे आईजी साहब जाते हैं मुआयना करने और इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि आप यहाँ कब से इंस्पेक्टर हैं? कि सर जब से हमारी सरकार बनी है तब से मैं इंस्पेक्टर हूं। हमारी सरकार बनी है। अब आप बताइए, जातिवाद वहां था या जातिवाद यहाँ है?
देखिए इस तरीके के अनर्गल आरोप हैं, क्योंकि जो आदमी सत्यनिष्ठ है, चरित्रवान है, उसके ऊपर एक ही आरोप। 2 मिनट मुझे अगर मिल जाए, और एक चीज मुझे बस बता दीजिए। अब थोड़ा यार आप भी नेताओं की तरह ना बात छुपाने लग गए हो। बताइए तो। यूपी में कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही योगी जी को डाउन करने की? सच बता रहा हूं। देखिए, जिस पार्टी में अगर ये स्पेस है, इस सबको पता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जो चेहरा बने वो बहुत ज़्यादा सहमति से नहीं बने। एक दिल्ली में अडवाणी जी का एक कैंप था, तो ये तो अच्छी स्पेस है ना कि भाई जो मेरिट से ऊपर उठा है तो एक छोटी बहुत खींचतान होगी। लेकिन योगी जैसे कद्दावर नेता को अगर भाजपा हटा लेती है, इसका सोच पाना भी मेरे ख्याल से राजनीतिक हटाने की, मैं कह रहा हूं उनको डाउन करने की, योगी जी के एडमिनिस्ट्रेशन पर, उनके वर्क स्टाइल पर सवाल खड़ा करने की, या हार के पीछे योगी जी की ज्यादा जिम्मेदारी बताने की कोशिश हो रही है। ऐसी कोई बड़ी साजिश नहीं है, छोटी मोटी कुलबुलाहट होती रहती है। जैसे ये जो टॉपिक हम बात करें ना, ये जो वो 4 PM टाइप के यूट्यूबर होते हैं ना, उनको बहुत मजा आता है। 2021 में जब जो हुआ, 5 जून को योगी जी का बर्थडे होता है, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट नहीं करा उस दिन। अरे नरेंद्र मोदी ने ट्वीट नहीं करा, योगी आदित्यनाथ को हटा दिया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है क्या वो? केशव प्रसाद मौर्य ने बोला ना कि पार्टी सरकार से बड़ी होती है, तो लोगों ने कहा देखिए सीधा योगी जी को चैलेंज। भाजपा में हर व्यक्ति बोलता है संगठन सर्वोपरि है, ये तो मैं आपको सबका बयान सुना दूं। पार्टी में संगठन वही कहेगा ना। सपम कौन संगठन है? आपकी कुर्सी, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं, यूपी में ऐसे लोग हैं जिनको योगी जी की कुर्सी चाहिए। भाई योगी जी कुर्सी कहाँ खाली है जो चाहिए किसी ये महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है। आप खाली होगी तब आपका एस्पायरेशन होगा ना। इतना सशक्त नेता बैठा है तो काहे चिंता करेगा कोई? आपके भी 2 लाइन लिख के लाया था, प्रेम जी थोड़ी तो परतें खोलो, जो राज है दिल में थोड़ा तो बोलो। हम राज बता रहे हैं आपको कि किस तरह से सुराज चल रहा है, वही बता रहे हैं। योगी जी के खिलाफ कोई साजिश नहीं, किसी की हिम्मत है? ये बात है। इस पार्टी में साजिशों के लिए कोई मोदी जी के खिलाफ साजिश कर लेगा और भाजपा कार्यकर्ता बर्दाश्त कर लेगा, कोई अमित भाई के खिलाफ साजिश कर लेगा, भाजपा कार्यकर्ता बर्दाश्त कर लेगा, कोई योगी जी के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता। कोई गुंजाइश नहीं इस पार्टी में। व्यूअर्स, आप यकीन कर रहे हैं? कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में बहुत मजा आया। आज बात बाकी खुल्लम खुल्ला हो गई सर आज तो बात। और अब मैंने आज सर का भी थोड़ा नया अवतार हमने देखा, थोड़ा इनफॉर्मल, नहीं तो सर हमेशा एकदम मिलिट्री मोड में रहते हैं। आपने रिलैक्स कर दिया इसलिए साहब। थैंक यू सो मच सर, आप प्रोग्राम में आए, बहुत शुक्रिया सर आपका। प्रेम जी बहुत शुक्रिया आपका, शांतु बहुत शुक्रिया। हर बार की तरीके से मुलाकात हमारी रोज होती रहेगी। और आपका प्रोग्राम है दोस्तों कॉफी पर कुरुक्षेत्र, कल शाम 6 बजे फिर हमारी मुलाकात। शर्त एक ही है, आपका रिमोट होगा साइड में।